हेलो एवरीवन। तो हमने ये स्थानीय जो स्वशासन है, पंचायती राज का जो टॉपिक है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, उसकी 2 वीडियो पहले आ गई थी। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा कुछ टॉपिक बच रहा था, ये लास्ट पार्ट है, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। तो पंचायती राज को हम देखते हैं। तो पंचायती राज जो है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, अब इनके सदस्यों को लेकर यहां से प्रश्न आता है कि इनके कितने सदस्य हैं। तो ग्राम पंचायत की अपन बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रति 3000 जनसंख्या पर इनकी संख्या कितनी रहेगी? 9 सदस्यों की संख्या 9 रहेगी। और आगे 3000 से ऊपर यदि प्रति 1000 पर 2 और बढ़ जाएंगे, यानी जैसे 4000 है तो 9 तो ये रहेंगे ही, और 3000 से ऊपर 1000 है तो 2 इसमें और ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 11। और जैसे 5000 है तो 3000 पर तो 9 हो जाएगा, 4000 पर +2 हो जाएगा और 5000 पर फिर से +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3000 जनसंख्या पर तो इनमें सदस्यों की संख्या 9 रहेगी, और हर प्रति 1000 पर इनमें 2 संख्या बढ़ जाएगी। वहीं पंचायत समिति की बात करें तो 1 लाख पर इनकी संख्या कितनी होती है? 15। इनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। और प्रति 15,000 पर इनमें 2 सदस्य और बढ़ जाएंगे। ठीक, वहीं जिला परिषद में बात करें तो जिला परिषद में प्रति 4 लाख पर 17 सदस्य होंगे, और 1 लाख जनसंख्या बढ़ने पर 2 सदस्य और बढ़ जाएंगे, यानी प्रति 1 लाख बढ़ने पर 2 और बढ़ जाएंगे। तो इन सदस्यों को संख्या को याद रखना। ठीक है, उसके बाद इनके राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तो ग्राम पंचायत में राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सरपंच। वहीं प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? वीडियो। ठीक, वहीं पंचायत समिति की बात करें तो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधान। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बीडीओ। और जिला परिषद में राजनीतिक प्रमुख तो हो जाएगा जिला प्रमुख, और प्रशासनिक प्रमुख कौन हो जाएगा? सीईओ। ठीक, यहां तक क्लियर। उसके बाद हम आगे देखते हैं इनका चुनाव। ग्राम पंचायत में ये सदस्य होते हैं सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। ठीक, अब सरपंच की बात करें तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा। वहीं वार्ड पंच के चुनाव भी कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन उप सरपंच इसका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद पंचायत समिति में हम बात करते हैं तो पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान और क्या रहते हैं? सदस्य, जिसमें प्रधान और उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, जिला परिषद की बात करें तो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, और वहीं सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से। अब इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं है, आपको पता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ये सब कुछ क्या होता है। ठीक, तो अपन बस इतना देखना है यहाँ पर किसका चुनाव किस प्रकार से होता है। अच्छा, उसके बाद इनकी शपथ की बात करें तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? पीठासीन अधिकारी। वहीं पंचायत समिति के सदस्यों को उपखंड अधिकारी और जिला परिषद के सदस्यों को जिला कलेक्टर शपथ दिलाता है। चलिए, त्यागपत्र की बात करते, ये यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है त्यागपत्र को लेकर कि सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच तीनों ही जो सब त्याग पत्र देंगे, चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो या वार्ड पंच, तीनों किसको देंगे? बीडीओ को देंगे। ठीक है। अच्छा, वहीं प्रधान, उप प्रधान और उसके सदस्यों की बात करें तो देखिए, हाँ जी, तो उप प्रधान और जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? प्रधान को देंगे। उप प्रधान भी किसको देता है? प्रधान को। और सदस्य भी किसको देते हैं? प्रधान को। लेकिन प्रधान जो होता है अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। ठीक है,
उप प्रधान और सदस्य किसको देंगे? प्रधान को। और प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देंगे? जिला प्रमुख को। और यहाँ की बात करें तो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सदस्य। तो उप जिला प्रमुख और जो सदस्य होते हैं तो वो जिला प्रमुख को देंगे, और जिला प्रमुख है वो संभागीय आयुक्त को देंगे। तो यहाँ जी संभागीय आयुक्त वाला सवाल पूछा जाता है कि जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है? संभागीय आयुक्त को। ठीक, चलिए उसके बाद इसकी बैठक की बात करें तो ग्राम पंचायत में बैठक हर 15 दिन में एक बैठक होनी चाहिए। ठीक है, यानी महीने में कितनी होगी? 2, और वर्ष में कितनी हो गई? 24। वहीं इसकी बात करें पंचायत समिति की तो 1 माह में एक, यानी वर्ष में कितनी हो गई? 12। और वहीं जिला परिषद में बात करें तो 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए, यानी वर्ष में टोटल 4 बैठक कम से कम तो होनी ही चाहिए। गणपूर्ति तीनों में ही 1/3 होती है, लेकिन ग्राम सभा की अपन बात करते हैं तो ग्राम सभा में जो गणपूर्ति होती है उनकी बैठक की तो वो 1/10 सदस्य की होनी चाहिए। पदेन सदस्य यहाँ पंचायत समिति में देखने को मिलता है कि सरपंच होता है और एमएलए जो विधायक होते हैं, या विधानसभा में जो सदस्य होते हैं विधायक जो होते हैं पंचायत समिति में आ जाएंगे। और वहीं जिला परिषद में हमें प्रधान भी देखने को मिलता है, एमएलए यानी विधानसभा के सदस्य विधायक भी देखने को मिलता है, एमपी सांसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिला परिषद में। ठीक है, न्यूनतम आयु हमने पहले देख ली है, सबकी कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। तो ये हमारा था पंचायती राज का, पंचायती राज के 3 पार्ट थे वो है। अब हम जो शहरी स्वशासन है, नगरीय स्वशासन है, उसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नगरीय स्वशासन में कौन कौन से पार्ट है। तो इसके 3 भाग है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, इनकी संख्या को लेकर प्रश्न आता है कि टोटल कितनी नगर पालिकाएं हैं, कितनी नगर परिषद है और कितनी नगर निगम है। तो नगर पालिका हमें देखने को मिलती है 196, वहीं नगर परिषद 34 और नगर निगम 10 है। इनकी संख्या कितनी नगर निगम की? 10 है। नगर पालिका में कितनी आबादी तक होती है? नगर पालिका 10,000 से 1 लाख तक की आबादी पर। वहीं नगर परिषद हमें देखने को मिलती है 1 लाख से 5 लाख की आबादी पर, और वहीं नगर निगम है वो 5 लाख से 1 करोड़ तक की में देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं इसमें हम नगर पालिका की बात करें तो इनमें कुछ श्रेणियां दी गई है, जो 2nd श्रेणी, 3rd श्रेणी और 4th श्रेणी। तो 4th श्रेणी में 25,000 से कम की यदि आबादी है तो 4th श्रेणी में गिनी जाती है। वहीं 25,000 से 49,999 तक की 3rd श्रेणी में, और 50,000 से 99,999 तक की 2nd श्रेणी में काउंट होती है। अच्छा, इसके बाद नगर निगम में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो जो नगर निगम है 1992 में पहला नगर निगम बना था जयपुर नगर निगम। जयपुर नगर निगम, जयपुर में नगर निगम बना था 1992 में। फिर हमने देखा कि 13 जून 2014 को भरतपुर नगर निगम बना, जो कौन से नंबर का था? 7वें नंबर का। फिर 2019 में, अक्टूबर 2019 में 8, 9 और 10 ये एक साथ बने थे तीनों। ये फिक्स नहीं है कि ये 8वां ये 9वां और ये 10वां। 8वां 9वां और 10वां 3 जो नगर निगम बने थे, जयपुर, जोधपुर और कोटा। इन तीनों में पहले से भी नगर निगम है, इनमें दूसरा ही नगर निगम बना है तीनों में ही। जयपुर में भी दूसरा बना है, जोधपुर में भी और कोटा में भी। ये कब बने हैं? 2019 में। चलिए जनघनत्व की बात करें तो नगर पालिका में जनघनत्व देखने को मिलता है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं नगर परिषद में देखने को मिलता है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और वहीं नगर निगम में देखने को मिलेगा 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इनकी प्रति व्यक्ति आय होती है 10 रुपये प्रति मासिक, और नगर परिषद में 200 और नगर निगम में 500। गैर कृषि में कितना संलग्न होना चाहिए? तो नगर पालिका में 10% या उससे अधिक, कम से कम 10% तो होना ही चाहिए। क्या हो? गैर कृषि में हो, यानी कृषि कार्य नहीं करता हो।
ठीक है। वही नगर परिषद में 25% या उससे अधिक और नगर निगम में 50% या उससे अधिक गैर कृषि में संलग्न होना चाहिए। इनका राजनीतिक अध्यक्ष की बात करें तो नगर पालिका का राजनीतिक अध्यक्ष होता है चेयरमैन या अध्यक्ष। ठीक, इनका जो चुनाव होगा वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष चुनाव। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, राजनीतिक अध्यक्ष जो होता है चेयरमैन, उसका प्रत्यक्ष चुनाव देखने को मिलेगा। वहीं नगर परिषद में राजनीतिक अध्यक्ष होता है सभापति और इसका भी प्रत्यक्ष चुनाव रहेगा। वहीं नगर निगम में कौन रहेगा? महापौर या मेयर, और इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। चलिए, प्रशासनिक अध्यक्ष की बात करें तो नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी होगा, नगर परिषद में आयुक्त होगा और वही नगर निगम में सीईओ। सीईओ बोलता मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक, चलिए, वार्ड सदस्य, ये प्रश्न आता है कि इनके सदस्यों को क्या कहा जाता है? पार्षद। ठीक है, चाहे नगर पालिका के सदस्य हो, नगर परिषद के सदस्य हो या नगर निगम के सदस्य हो, सबको क्या कहा जाता है? पार्षद। ठीक, सबका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। मिनिमम आयु 21 वर्ष होते हैं, हम देख चुके हैं सब कुछ पहले। ठीक है, मिनिमम वार्ड की बात करें तो इनमें कम से कम 13 वार्ड होते हैं। त्याग पत्र यहाँ अब इम्पोर्टेंट बन जाता है कि त्याग पत्र किसको देंगे। तो नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं सभापति, उपसभापति और पार्षद, तो इसमें उपसभापति और पार्षद तो त्याग पत्र देंगे सभापति को। ठीक है, लेकिन सभापति अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त को। वहीं इसके सभापति, उपसभापति और जो पार्षद होते हैं उसमें उपसभापति और पार्षद तो देंगे सभापति को और सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? संभागीय आयुक्त को। अच्छा, नगर निगम में बात करें तो महापौर, उप महापौर और पार्षद होता है, जिसमें उप महापौर और पार्षद देता है महापौर को और महापौर अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त को। शपथ कौन दिलाता है? नगर पालिका के सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी, नगर परिषद के सदस्यों को आयुक्त और नगर निगम के सदस्यों को नगर आयुक्त शपथ दिलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये था अपना नगरीय जो स्वशासन है वो था, ये हमने देख लिया। इसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, इनकी संख्या याद रखना 196, 34 और 10। तो उसके बाद हम देखते हैं पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रावधान है, इसके अनिवार्य प्रावधान और स्वैच्छिक प्रावधान है। यहाँ से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज का अनिवार्य प्रावधान नहीं है या स्वैच्छिक प्रावधान नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न है इसमें देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो अनिवार्य प्रावधान यानी ये कार्य तो इनके है ही। ठीक है, ये तो इसमें पंचायत राज में ये बात तो बता ही गई है। बाकी स्वैच्छिक मतलब वो उसकी इच्छा पर डिपेंड है, या तो वो कार्य करेगा या फिर वो नहीं करेगा। तो अनिवार्य प्रावधान हमने इसके आर्टिकल में पढ़ा था कि ये ग्राम सभा का गठन करते हैं, पंचायती राज में पढ़ा था। ठीक है, वहीं ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत रहेगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, ये इनका अनिवार्य प्रावधान में आती है, इनकी आयु जो 21 वर्ष रहेगी। और SC ST का जो आरक्षण है वो भी क्या रहेगा? अनिवार्य प्रावधान। महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया जाता था अब 50% हो गया। जो 33% आरक्षण था महिला आरक्षण, वो अनिवार्य प्रावधान है। तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव करवाना, ये भी इसका क्या है? अनिवार्य प्रावधान। राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग की स्थापना करना, ये भी इसका अनिवार्य प्रावधान है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा और उपचुनाव 6 माह में होंगे। ये सब इसकी क्या है? अनिवार्य प्रावधान है। लेकिन स्वैच्छिक प्रावधान क्या है? आप स्वैच्छिक प्रावधान को याद रखना, बाकी सब उसमें फिर अनिवार्य प्रावधान बच जाएंगे। स्वैच्छिक प्रावधान को याद रखना, OBC का संरक्षण। हमने जब पंचायती राज के आर्टिकल देखे थे 243 से 243 तक, उसमें हमने बताया था कि SC ST और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन जो OBC का जो आरक्षण होता है वो विधानमंडल तय करता है। ठीक है, तो ये इसका स्वैच्छिक प्रावधान हो गया। OBC का आरक्षण इसका स्वैच्छिक प्रावधान हो गया।
वहीं दूसरा देखते हैं, विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायती राज संस्थाओं में संसद और विधानमंडल के प्रतिनिधियों को शामिल करना। अगला देखें, पंचायतों को स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार देना। इसके बाद पंचायतों को वित्तीय अधिकार, यानी जो कर शुल्क फीस संबंधी जो अधिकार है वो देना, और पंचायतों को सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने की शक्ति। तो ये सब इसके क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक प्रावधान। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, कुछ नोट लिखे हुए हैं, ये देखो, राजस्थान पंचायती राज नियम आया 2011 में। क्या था ये, उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण था। इसमें क्या कहा गया, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस नियम के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया ग्राम सभा में, तो कौन सा नियम था, 2011 का। ठीक, फिर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आया 2007 का। उसकी धारा 37 में अविश्वास प्रस्ताव की बात कही गई है, और इसमें यह कहा गया है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है 3/4 सदस्यों से पारित होना चाहिए, और इसमें कौन कौन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा, और 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और यदि एक बार रद्द हो गया तो पुनः एक वर्ष के बाद ही उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तुरंत नहीं लाया जा सकता। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं कि 6 जनवरी 2020 में, 2020 की बात हो रही है, ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया। राजस्थान विकास एक पत्रिका है पंचायती राज की, और कैसी है, द्वैमासिक पत्रिका है। कब बनी थी ये, 1983 में। राजस्थान विकास द्वैमासिक पत्रिका। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान 1984 में, जयपुर में। इसमें पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम होता है यहाँ पर। वहीं ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1960 में मंडोर जोधपुर में। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1994 में डूंगरपुर में, और 96 में अजमेर में हो गई। OTS ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल 1963 में इसको जोधपुर से जयपुर स्थानांतरित किया गया, और 1983 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। इसके बाद हम देखते हैं नगरीय जो स्थानीय प्रशासन की थोड़ी सी कुछ डिटेल रह जाती है, वो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है उसकी जो कुछ डिटेल हमने उनके अंतर के साथ साथ कर ली थी। उनके आर्टिकल जब हमने पंचायती राज के आर्टिकल पढ़े तो उसके साथ हमने इसके आर्टिकल भी देख लिए थे, और जब उनका क्लासिफिकेशन देखा था नगर निगम नगर पालिका, तो उनका भी हम उसके साथ में अंतर के हिसाब से देख लिया था। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ थोड़ी सी विशेष बातें और बची हुई है, वो अब हम देख लेते हैं। चलिए, तो नगरीय स्थानीय स्वशासन, सबसे पहले इस चीज को याद रखना, ब्रिटिश काल की देन है। यहाँ से प्रश्न आता है, ब्रिटेन की, अंग्रेजों की देन है ये। ठीक है, राज्य सूची का विषय है, और 1864 में, कब, 1864 में राजस्थान की पहली नगर पालिका बनी माउंट आबू। ठीक, पहली नगर पालिका कौन सी बनी, माउंट आबू, और सेकंड कौन सी बनी, अजमेर। और भारत की अपन बात करते हैं तो भारत में 1687 में ही बन गई थी भारत का पहला जो नगर निगम है। नगर निगम की बात हो रही है, ये पहली नगर पालिका थी। भारत में जो पहला नगर निगम बना था वो कौन सा बना था, मद्रास। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि मैगस्थनीज की एक बुक है इंडिका, इसमें मौर्य कालीन नगरीय प्रशासन की बात की गई है। इंडिका बुक किसकी है, मैगस्थनीज की। अच्छा, इसके बाद इसकी कुछ खास बातें कि नगरीय स्थानीय प्रशासन का वर्णन हमने पढ़ा था 74वां संविधान संशोधन, और वहीं पंचायती राज का हमने किसमें पढ़ के आए हैं, 73वां संविधान संशोधन। तो अभी प्रभावी कब हुआ था 74वां संविधान संशोधन,
1 जून 1993 को प्रभावी हुआ, वहीं 9 अगस्त 1994 को लागू हो गया। अच्छा, इस नगर पालिका का जो प्रथम चुनाव हुए थे वो कब हुए? 1963 में। नगर पालिका अधिनियम बना 1991 में, पहला अधिनियम बना, फिर 1959 में बना और फिर 1994 में इनके अधिनियम बने। राजस्थान नगर पालिका कानून कब? 2009 में। राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम 8 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। नगर परिषद में अधिकतम 8 व्यक्ति, ये प्रश्न आ चुका है, कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं? तो 8 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं अधिकतम नगर परिषद में। अच्छा, इसमें संशोधन हुआ और राइट टू रिकॉल कानून आया 2011 में। राइट टू रिकॉल कानून 2011 में, और ये लागू कब हुआ? राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान में लागू हुआ दिसंबर 2012 में। राइट टू रिकॉल कानून 2011 भी है क्या? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राइट टू रिकॉल है क्या? निर्वाचित जनप्रतिनिधि को जनमत संग्रह से हटाने की प्रक्रिया। जनमत संग्रह के द्वारा अगर जिनको हटाया जाएगा तो उसको बोलते राइट टू रिकॉल कानून। ठीक है। 1903 में लॉस एंजल्स अमेरिका में हुआ ये। वहीं भारत में ये पहला जब बना था वो कब बना? 2001 में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? एमपी में। सेकंड छत्तीसगढ़ में 2008 में। और राजस्थान ये तीसरा राज्य था जिसमें राइट टू रिकॉल कानून शुरू किया 2012 में। और 2012 में शुरू किया 12 डिस्ट्रिक्ट से मांगरोल नगर पालिका में। इसमें अध्यक्ष जो अशोक जैन है उसको हटाया गया था। 2012 में जो 12 की जो मांगरोल नगर पालिका उसके अध्यक्ष अशोक जैन को जनमत संग्रह से हटाया गया था, यानी राइट टू रिकॉल कानून के तहत इसको हटाया गया था। तो राजस्थान तीसरा राज्य है जिसने राइट टू रिकॉल कानून शुरू किया है। और भारत में बात करें तो पहला कौन सा? एमपी। और सेकंड कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक। और इसमें ये जो नगर पालिका कानून है 2009 में क्या बताया गया था? 2009 में कि नगर परिषद में अधिकतम 8 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा हो गया पंचायती राज का टॉपिक, साथ ही नगरीय स्थानीय स्वशासन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप इनके अच्छे से नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।